हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं संकल्प क्लासेस से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 या 3 दिन के बाद आज हम लोग यूट्यूब पर मिल रहे हैं। तो एक चैप्टर बीच में गैप है जो कि 1 या 2 दिन में चढ़ जाएगा आप लोग को। मेरा तबीयत खराब हो चुका था इसलिए एब्सेंट हो गए हम, इसके लिए सॉरी। तो आप लोग शाहजहां के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये शाहजहां कौन था? तो ये आपका जहांगीर का पुत्र था और अकबर का यदि बोल सकते हैं तो इसको पोता बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे 1627 से लेकर 1658। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो देखिए, सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रारंभिक संघर्ष, साम्राज्य विस्तार, महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद लास्ट में इसके उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो समय ज्यादा न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हम लोग शाहजहां के बारे में और 1627 से लेकर 1658 तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय। यदि परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था और इसका बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। ठीक है, इससे बड़ा भाई इसका खुसरो था, लेकिन वह राजा नहीं बन पाया। बन पाया कौन? तो खुर्रम बन पाया। उसके बाद बात आती है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दिया? तो वह जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अब क्यों दिया गया था, जरा यही बात आप लोग जान लीजिए। तो इनके पिताजी इसको अहमदनगर, दक्षिण भारत में अहमदनगर पड़ता है, तो अहमदनगर के अभियान पर जीता था और वहां पर इसने जीत हासिल किया था, इसलिए इनको शाहजहां की उपाधि दिया गया जहांगीर द्वारा। अब आइए, राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को होता है। 24 फरवरी 1628 को होता है और राज्याभिषेक करने की खुशी में, राजा बनने की खुशी में एक उपाधि लेता है। कौन सा उपाधि लेता है जरा से देखिए? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण सानी। तो बहुत ही लंबा उपाधि है दोस्तों। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो केवल लास्ट वाला को याद रखेंगे, लास्ट वाला को याद रखेंगे। अब आगे आइए, आप लोग इनकी पत्नी के बारे में जान ले। तो इनकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि बेगम मुमताज के नाम से जानी जाती है और इन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया गया था। तो अर्जुमंद बानो बेगम ये कौन थी? तो वह नूरजहां के भाई असफ खां की पुत्री थी। यदि इनकी माता की नाम बात की जाए तो माता की नाम जगत गोसाई था, जो कि एक राजपूत खानदान से बिलोंग करते थे। यदि बात की जाए शाहजहां के संतान के, तो इसका टोटल जो संतान हुआ था वो 14 संतान हुआ था, जिसमें से 7 बचे और 7 की मृत्यु हो गई। आइए, एक तरफ आपका पुत्र का लिस्ट है और दूसरी तरफ आपका पुत्री का लिस्ट है। तो आइए देखते हैं पुत्र कौन कौन था। तो दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। और पुत्री कौन कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। अब दारा शिकोह को सपोर्ट करती थी जहां आरा राजा बनने के लिए, औरंगजेब का सपोर्ट करती थी रोशन आरा और मुराद बख्श का सपोर्ट करती थी गौहन आरा। और लास्ट में बच जाता है कौन? तो वह शाह शुजा। कौन बच जाता है? शाह शुजा। तो शाह जीजा इस बेचारा शाह शुजा छुच्छे बच जाता है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता है कि राजा बने। चलिए, और बात की जाए अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु के बारे में, तो अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु पीड़ा की, प्रसव पीड़ा के दौरान हो जाती है, क्योंकि वो 13 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और जब वह 14वां बच्चों की जन्म देने वाली थी तो अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है। अब आगे ये उनका प्रारंभिक जीवन। तो बादशाह बनने से पूर्व वह मेवाड़ और अहमदनगर का अभियान किया था। आप लोगों को जानकारी होगा कि मेवाड़ के विद्रोह में, विद्रोह को दबाकर मेवाड़ को मतलब कि मजबूर कर दिया था कि यह मुगल के अधीन हो जाए। ठीक है,
और अहमदनगर के अभियान में भी गया था, तो वहां पर उसने जीत हासिल किया था। तो बादशाह बनने से पूर्व मेवाड़ एवं अहमदनगर जीता था। उसके बाद आइए 1623 में विद्रोह किया था अपने पिताजी के खिलाफ, परंतु बाद में माफी मांग ले। यह विद्रोह किस लिए? तो नूरजहां अपने बच्ची का विवाह, अपने पुत्री का विवाह शहरयार से करवा दिया था, तो इसलिए लगता था इसको कि शहरयार कहीं राजा न बन जाए, इसलिए इसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था शाहजहां के खिलाफ। हालांकि बाद में माफी मांग लिया और फिर शाहजहां ने इसे माफ कर दिया। और आगे आइए, जहांगीर के जब 1627 में मृत्यु होती है, लास्ट 1627 से मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद दरबारियों ने दाबर बख्श खुसरो के यह पुत्र है, तो खुसरो के पुत्र को राजा बना देता है। हालांकि ये राजा बनता जरूर है, लेकिन ये सही से इसको यूज नहीं करता लोग, इसको बलि के बकरा के रूप में यूज किया जाता है। कोई इसका बात नहीं मानता था, राजा के बात कोई नहीं मानता था। जो दरबारी लोग थे अपने मतलब की बात को पास करते थे। तो इस बात की सूचना लगती है आपका असफ खां को। किसको लगती है? असफ खां। तो असफ खां चाहता था कि शाहजहां राजा बने, क्योंकि शाहजहां उसका दामाद था। क्या था? दामाद था शाहजहां असफ खां को। तो असफ खां चाहता था कि शाहजहां राजा बने, तो इसने एक चिट्ठी लिखता है शाहजहां के पास कि आप आगरा आ जाइए, यहाँ पर राजा बना दिया गया है दाबर बख्श को। ठीक है, तो वो चिट्ठी में क्या करता है कि वहीं से लिखता है कि जितने भी दरबारी के राजकुमार है और उत्तराधिकारी है उस सभी को क्या कर दीजिए? मरवा दीजिए। तो उसके ऑर्डर से असफ खां ने सभी को हत्या करवा देता है, और जब वापस आता है तो शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक किया जाता है 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। तो आप बता दें, कुछ अल्प समय के लिए शाहजहां और जहांगीर के बीच में, ठीक है, शाहजहां और जहांगीर के बीच में एक राजा बनता है अल्प समय के लिए। वो कौन था? दाबर बख्श था, कुछ महीने के लिए बनता है। ठीक है, और इसी समय यहां से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि दूसरी ओर शहरयार ने खुद को लाहौर का बादशाह घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो इसलिए वापस आता है तो अपने ससुर जी, फादर इल्ला, ठीक है, ये कौन था भाई? तो शाहजहां का फादर इल्ला था। तो आता है तो और राजा बनने की खुशी में 7000 जात और सवार के साथ इसको वजीर का पद दे दिया जाता है। अब आइए इनका प्रारंभिक जीवन। यदि प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बुंदेलखंड का विद्रोह होता है, बुंदेलखंड का विद्रोह होता है। अब वीर सिंह बुंदेला ने आपके इसके पिताजी जहांगीर के साथ मिलकर आपका हत्या कर देता है अबुल फजल के। तो उस समय इसके पिताजी जो था वह मुगलों के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन वीर सिंह बुंदेला का पुत्र जब शासक बनता है, जुझर रहता है जुझर सिंह, ठीक है, तो जुझर सिंह शासक बनता है तो ये कहता है कि अब हम मुगलों के साथ नहीं रहेंगे। यह क्या कर देता है? विद्रोह शुरू कर देता है। और इस बात को पता चलता है शाहजहां को, तो शाहजहां ने क्या करता है कि पहले अपनी सेना को भेजता है और फिर उसके बाद पीछे से खुद आता है और उसके बाद इस विद्रोह को क्या कर देता है? शांत कर देता है 1628 से 35। उसके बाद आइए खान जहां लोधी द्वारा 1628 से 31, ठीक है, ये कौन था? तो अफगान सरदार था और 1631 में भी इसको हत्या करवा दिया जाता है। चलिए और आगे आते हैं। पुर्तगाली इसी समय 1632 में आता है पुर्तगाली और उदंड करने लगता है, उदंड हरकत। अब क्या करने लगता है यह कि मुगल सैनिकों को मारने लगता है, हत्या करने लगता है, और जबरदस्ती क्या होता है कि हिंदुस्तानी लड़की को पकड़कर शादी कर लेता है और उसको ईसाई धर्म मनवाने के लिए मजबूर कर देता है। तो यह बात पता चलता है शाहजहां को, तो पुर्तगालियों को पकड़ता है, बहुत सारे ईसाइयों को क्या कर देता है? इसने भी मार देता है। उसके बाद पुर्तगालियों ने इससे माफी मांगता है और माफी मांगने के बाद 1632 में हुगली पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद और आगे आते हैं। सिख गुरु हरगोविंद, आप लोगों को पता होगा कि आपके अर्जुन देव, सिख गुरु भी तो अर्जुन देव, जिनका हत्या कर दिया जाता है मुगलों द्वारा। तो मुगलों के साथ संघर्ष चलते रहता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी गुरु हरगोविंद
और शाहजहां के बीच संघर्ष चलता है, लेकिन इसका कोई बड़ा इशू नहीं रहता है, छोटा इशू। क्या इशू है जरा से समझ लिए। शाहजहां शिकार के लिए गया होता है जंगल में, और शाहजहां का बाज उड़कर चल जाता है कहां पर, आपके सिखों के पास। तो सिखों ने उस बाज को पकड़ के क्या करता है कि हरगोविंद को दे देता है, और जब वह शाहजहां हरगोविंद के पास जाते हैं बाज को मांगने के लिए, तो मानने से इनकार कर देता है। पहला रीजन ये होता है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या होता है कि कुछ डाकुओं द्वारा शाहजहां के घोड़ों को पकड़ के दे दिया जाता है हरगोविंद को। उस बात से वो घोड़ा जब मांगने जाता है तो उससे भी आपका इनकार कर देता है हरगोविंद, और इसलिए निरंतर छिटपुट संघर्ष चलते रहता है। अब आगे आइए। तब इसने संघर्ष किया और उसके बाद साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। ये साम्राज्य विस्तार करता है दक्षिण भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, तो देखिए जरा दक्षिण भारत में कहां कहां। तो अहमदनगर का अभियान करता है 1629 से 36 में, और इसको जीत लेता है। ठीक है, अहमदनगर के, क्योंकि पहले भी अहमदनगर को जीत लिया था। चलिए, उसके बाद गोलकुंडा 1636 में मुगलों की संधि हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। उससे वह दुखी रहता है और बार बार वापस लौट के आ जाता है, जिसके कारण थोड़ा समय लग जाता है गोलकुंडा और बीजापुर को अपने क्षेत्र में मिलाने में। तो 1636 में गोलकुंडा में मुगलों की संधि हो गई, और बीजापुर का संधि कब हो गया, 1636 में। इस तीनों जगह अपना दबदबा बना लेता है। अब आगे ये नोट पॉइंट, कौन पॉइंट, नोट पॉइंट। दो नोट पॉइंट है, इसको पॉइंट में रखिएगा जरूर। औरंगजेब तो 1636 से 44 में तथा 1652 से 58 तक आपका औरंगजेब को शाहजहां ने दक्षिण भारत का एक जगह है दक्कन, वहां का इसको सूबेदार नियुक्त कर देता है। इसीलिए इसको दक्षिण भारत का अनुभव रहता है। और जब वह औरंगजेब राजा बनता है तो स्टार्टिंग का 20 से 25 वर्ष आपका उधर ही बिता देता है। अब आगे ये दूसरा पॉइंट क्या है, मीर जुमला मोहम्मद सईद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था, और इसका संबंध कहां से था, तो यह जो था मीर जुमला गोलकुंडा के वजीर था। और आगे आते हैं उत्तर पश्चिम भारत। तो कंधार क्षेत्र विवादों का कारण क्यों रहता था, ईरानों और मुगलों के बीच। तो जरा से समझिएगा, ये आपका भारत के मैप देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र रहता है यहां पर कंधार रहता है। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इसी क्षेत्र से भारत के अंदर आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या था, मध्य एशिया से कोई व्यक्ति अंदर ना आए। तो यहाँ पे कंधार क्षेत्र में हमेशा चाहता था कि मुगलों मेरा शासन रहे, और यहाँ पे ईरान पड़ता था, ईरान सोचता था कि यहाँ पर मेरा शासन रहे। तो इसीलिए कंधार के लिए हमेशा लड़ाई होते रहता था। तो इसीलिए आपका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो शाहजहां का यहाँ पर ये कंधार। तो कंधार किस लिए विवादों का कारण रहा, जाए समझिएगा। तो सदैव मुगलों एवं ईरान फारस के बीच संघर्ष का कारण रहा। किस लिए रहा, मैं बता दिया कि क्योंकि यह जो सीमा क्षेत्र था भारत में प्रवेश करने के लिए, इसीलिए तो मुगलों चाहता था कि मेरा पर यहाँ पर कब्जा रहे ताकि कोई अंदर नहीं आए, और ईरान वाला चाहता था कि मेरा यहाँ पर क्या रहे, कंधार में कब्जा रहे, जो कि हम आराम से भारत में कभी भी इंटर कर चुके। अब आगे आइए, तो अब समझ गए होंगे। तो इसने 1622 में हुआ क्या था, फारस को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और 1628 में शाहजहां ने कंधार को पुनः मुगलों को क्या कर लिया, अधीन कर लिया, कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, 1648 में पुनः फारस के अधीन हो जाता है कंधार क्षेत्र, और इस समय जाता है तो हमेशा के लिए कंधार जो है मुगलों से छूट जाता है। तो यह एक प्रश्न यहां से बहुत बार पूछा हुआ है कि कंधार जो है, कंधार क्षेत्र हमेशा के लिए किस मुगल शासक के समय से छूट जाता है, तो शाहजहां के समय से। अब आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए,
तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यह बात बोले थे लेनपुल इतिहासकार। लेकिन एन.एन. श्रीवास्तव एक इतिहासकार है, इसके पूरे काल को बोल दिया है कि पूरा जो काल है इसका स्थापत्य कला से मिला हुआ है। ठीक है, तो यह बात सबने नहीं मानी, लेकिन यह बात लेनपुल द्वारा जरूर मानी गई कि स्थापत्य कला का काल स्वर्ण युग किसके समय था, तो शाहजहां के समय था। और आगे आते हैं, कुछ काम किया उसने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आपका शाहजहां ने बनवाया। आपका आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था आपका कौन, अकबर ने बनवाया था। और आगे आइए, दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाया, आपका शाहजहां ने बनवाया। और दिल्ली का जमा मस्जिद एवं ताजमहल अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। यहां से क्वेश्चन फंसेगा दोस्त, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। और दिल्ली का मोती मस्जिद का किसने निर्माण करवाया, तो इसी का पुत्र औरंगजेब ने करवाया। और आगे आते हैं, उस्ताद इंशाह एवं अहमद लाहौरी। ताजमहल बनाने के लिए ये दो मुख्य कलाकार थे। उस्ताद इंशाह जो थे ये आपका आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, अहमद लाहौरी जो थे ये आपका मुख्य मिस्त्री थे। ठीक है, आगे ताजमहल का मुख्य कलाकार थे दोनों। ताजमहल भारतीय शैली, ईरानी शैली और मध्य एशिया की कला का क्या है, मिश्रण है। और यह कैसे बना हुआ है, तो यह पूर्णतः सफेद पत्थर से बना हुआ है। और यह सफेद पत्थर कहां से लाया गया था, तो राजस्थान के मरकाना क्षेत्र से लाया गया था। और पूर्णतः ये क्या है, सफेद रूप में बना हुआ है। ये किस लिए बनाया गया था, तो अपनी वाइफ के याद में आपका एक ताजमहल का निर्माण करवाया था। लगभग 1631 में इसकी पत्नी की मृत्यु होती है और 1632 में ताजमहल का निर्माण स्टार्ट होता है और यह जाकर तैयार होता है 1652। लगभग 22 वर्ष लग गए इसको बनाने में। ठीक है, चलिए, इसीलिए दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य को माना जाता है ताजमहल के रूप में। ठीक है, आगे शाहजहानाबाद की स्थापना तथा उसे राजधानी बनाया। जिस तरीका से अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, उसी तरीका से इसने भी दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना करवाया तथा उसे राजधानी बना लेता है। 1638 में आगरा से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। उसके बाद मयूर सिंहासन के निर्माण करवाता है। इसका प्रमुख कलाकार बेबादल खात है। बेबादल खात है, बेबादल खात है। एक क्वेश्चन आया हुआ आपका कई एक बार कि मयूर सिंहासन के निर्माण किसने कराया था, बेबादल खान करवाया था। सॉरी, इसका जो मुख्य कलाकार थे वे बेबादल खात है और इसको बनवाया, निर्माण किसने करवाया था, तो आपका शाहजहां ने करवाया था। और आगे आते हैं दोस्तों, इसी में मयूर सिंहासन में ही आपका कोहिनूर हीरा जो इसको गिफ्ट मिला था इसी में रखा गया था। आगे ये शाहजहां का संगीतज्ञ वो कौन था, तो लाल खां था और इसको गुल समंदर के रूप में भी माना जाता है। ये भी एक नाम से जाना जाता है। जिस तरीका से अकबर का संगीतज्ञ कौन था, तो आपका तानसेन था। और आगे आते हैं, सिजदा एवं पाबोस प्रथा को इसने बंद करवा दिया। सिजदा एवं पाबोस प्रथा क्या होता है, तो सिजदा होता है कि अपने पगड़ी को निकालकर राजा के कदमों में रखता था और फिर वो राजा उसके सर पर रख देता था पगड़ी को, सिजदा कहलाता था। पाबोस क्या कहलाता था दोस्तों, तो पाबोस का मतलब पगड़ी को उतार कर राजा के कदमों को चुंबन करना आपका कहलाता था क्या, पाबोस कहलाता था। तो यह सिजदा एवं पाबोस प्रथा सबसे पहले आपका बलबन ने शुरू कराया था, फिर बीच में बंद हो गया और फिर अकबर ने शुरू कराया है। लेकिन इसके बाद भी उसका पोता शाहजहां ने भी, अकबर का पोता शाहजहां ने भी इस प्रथा को भी क्या कर दिया, पूर्णतः बंद करा दिया। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाए थे कि तीर्थ यात्रा टैक्स बंद करवा दिया जाता है किसके द्वारा, आपका अकबर के द्वारा। लेकिन फिर दोबारा चालू हो जाता है और कमिंद्राचार्य के कहने पर तीर्थ यात्रा टैक्स इलाहाबाद और बनारस में बंद करवा दिया जाता है। आपका किनके कहने पर, कमिंद्राचार्य के कहने पर। ठीक है, इसके बाद विवाह के लिए नए नियम बनवाए इसने। आप लोगों को पता होगा कि अकबर
अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। लेकिन इसने क्या किया, आपको विवाह के लिए नया नियम बनवाया। अब वो कौन कौन नया नियम बनवाया समझिएगा। वो कोई भी मुस्लिम लड़की का विवाह यदि अन्य मुस्लिम लड़का से करना है, दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में, तो सबसे पहले उस लड़का को मतलब कि इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, तब जाके ब्याह होगा। ठीक है, आगे ये अब आते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध, तो उत्तराधिकार का युद्ध अब 1658 में पता चलता है कि शाहजहां बीमार हो जाता है, अब वह मरने वाला है। तो इस समय क्या होता है कि उसका सब पुत्र दौड़ के चलाता है कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, दौड़ दौड़ चलाता है। तो अब उत्तराधिकार के लिए 4 तरह के युद्ध होते हैं, देखिए कौन कौन। तो सबसे पहले युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? बहादुरपुर का युद्ध। वो किसके किसके बीच हुआ? तो दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच हुआ। तो दारा शिकोह ने शाह शुजा को क्या कर दिया? हरा दिया। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है घरमट का युद्ध, 15 अप्रैल 1658। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। तो औरंगजेब ने इसमें क्या करता है? दारा शिकोह को हरा देता है। उसके बाद यहीं पे नहीं मानता है, फिर आगे दारा शिकोह फिर लड़ाई करता है सानूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में। तो इसमें भी दारा शिकोह को फिर से दोबारा यहाँ पर पराजय होना पड़ जाता है। और इस समय मान लिया जाता है कि अब जो असली उत्तराधिकार है शाहजहां के बाद तो कौन है? तो औरंगजेब है। उसके बाद फिर लड़ाई लड़ता है देवराय का युद्ध 1659 में। इसमें भी दारा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो अब यहाँ पे राजा बन जाता है कौन? आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने पिता को क्या करता है कि 1658 में कैद कर लेता है और कैद करके आगरा के किले में बंद करवा देता है। और शाहजहां ने आगरा के किले से सामने ताजमहल को टुकुर टुकुर मटर मटर बेचारा निहरित रहता है। और लगभग आपका 5-6 साल बाद यानी 1666 में इसका क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसका? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ लिए। चलिए और आगे आते हैं, इसी में बता देते हैं दारा शिकोह के बारे में। तो दारा शिकोह एक नेक इंसान था। दारा शिकोह ने क्या बोला कि आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही धर्म है, केवल ईश्वर के पाने के लिए दोनों का रास्ता अलग अलग है। इसके बाद क्या हुआ कि दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया और उसको समझा और समझाने का प्रयास किया। तो इसकी बातों से प्रभावित होता है शाहजहां, और शाहजहां ने दारा शिकोह को एक उपाधि देता है जिसका नाम रहता है जिस उपाधि का नाम है शाह बुलंद इकबाल। तो शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दारा शिकोह को किसने दिया? तो शाहजहां ने दिया। लेकिन राजा और मतलब कि उत्तराधिकार का युद्ध होता था कि दारा शिकोह को भी क्या कर दिया? मार दिया, हरा दिया। कौन? औरंगजेब। इस तरीका से अगला राजा शाहजहां के बाद कौन बनता है? तो आपका औरंगजेब बनता है। तो दोस्तों ये था आपका शाहजहां के बारे में। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा। उम्मीद करते हैं यह कहानी के जैसा पढ़े हम लोग और समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वह क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसलिए सबसे पहले आपके पास कोई भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।